हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नीलम आपका अपने चैनल स्टडी एंड रिसर्च में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ बाहमनी साम्राज्य से रिलेटेड डिस्क्रिप्टिव स्टडी। तो चलिए स्टडी करना शुरू करते हैं। और ये पार्ट 1 है। अगर पिछले वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर डिस्क्रिप्टिव स्टडी हिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट क्रिएट किया गया है और लिंक दिया गया है। लिंक के माध्यम से आप सभी वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए अपनी स्टडी को आगे बढ़ाते हैं। इस तरह का वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह का वीडियो जब भी अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आसानी से आपको मिल सके। दक्कन में अमीरान ए सादा के विद्रोह के परिणाम स्वरूप मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के अंतिम दिनों में बाहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई। तो इसकी बाहमनी साम्राज्य की स्थापना सल्तनत काल में ही कह सकते हैं कि हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट है, उक्त विद्रोह की सफलता के बाद विद्रोही अमीरों ने इस्लाम मुख को अपने सुल्तान के रूप में चुन लिया, जिसने अलाउद्दीन हसन बाहमन शाह की उपाधि धारण की और गुलबर्ग को अपने नव संस्थापित साम्राज्य की राजधानी इसने बनाई। उक्त स्थल 1424 ईस्वी तक बाहमनी साम्राज्य की राजधानी रहा। अंततोगत्वा यहाँ से राजधानी को बीदर स्थानांतरित कर दिया गया। बाहमनी साम्राज्य के इतिहास का केंद्र बिंदु विजयनगर साम्राज्य के विरुद्ध चलने वाला उनका अनवरत संघर्ष है। यह संघर्ष मुख्यतः कृष्ण और तुंगभद्र नदियों के मध्य स्थित रायचूर दोआब में होता रहा। इस अनिर्णायक और सुदीर्घकालिक संघर्ष का मुख्य कारण आर्थिक था, जो बाहमनी साम्राज्य के पतन तक चलता रहा। पर इस संघर्ष के फलस्वरूप और परिदृश्य में कोई परिवर्तन नहीं आया। बाहमनी वंश के गुलबर्ग युग में इस वंश का महानतम शासक ताजुद्दीन फिरदौस था, जिसने पश्चिम एशियाई विदेशियों और अफाकियों को बाहमनी साम्राज्य में आकर स्थायी रूप से बसने के लिए प्रोत्साहित किया, जिसके परिणाम स्वरूप बाहमनी अमीर वर्ग अफाफी और दक्कनी गुट में विभक्त हो गया। यह दल बंदी बाहमनी साम्राज्य के पतन और विघटन का प्रमुख कारण सिद्ध हुआ। सुल्तान ताजुद्दीन फिरोज द्वारा इराक, ईरान एवं अरब देशों से विदेशी मुसलमानों को आमंत्रित करने और उन्हें बाहमनी शासन में उच्च पद पर नियुक्त करने की नीति के फलस्वरूप संपूर्ण बाहमनी शासन एवं अमीर वर्ग दो गुटों में यथा अफाकी, जिन्हें परदेसी भी कहा जाता था, और दक्कनी या गरीब भारतीय अथवा दक्कन में निवास करने वाले मुसलमान में विभक्त हो गए। तो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। अफाकी कौन थे? तो जिन्हें परदेसी भी कहा जाता था, और दक्कनी या गरीब थे भारतीय अथवा दक्कन में निवास करने वाले मुसलमान। बाहमनी साम्राज्य के पतन तक ये दोनों गुट एक दूसरे के प्रबल विरोधी बने रहे और बाहमनी सुल्तान इन दोनों गुटों के बीच संतुलन बनाए रखने का असफल प्रयास करते रहे। सुल्तान अहमद शाह प्रथम ने 1422 से 1436 ईस्वी बाहमनी साम्राज्य की राजधानी को गुलबर्ग से बीदर स्थानांतरित किया गया। तो इस पर प्रश्न बनता है कब स्थानांतरित हुआ है? तो 1422 से 36 के मध्य। बीदर काल में बाहमनी प्रधानमंत्री वजीर महमूद गावा, जो बाहमनी सुल्तान मोहम्मद शाह तृतीय का प्रशासनिक या रेजिमेंट भी था, का शासनकाल बाहमनी साम्राज्य का महानतम युग था। महमूद गावा मूलतः ईरान का निवासी था और सुल्तान अलाउद्दीन अहमद शाह द्वितीय के शासनकाल में उसका उत्कर्ष हुआ।
वह नवागंतुक या अफाफी था, फिर भी उसे अपनी योग्यता के कारण सुल्तान हुमायूं का प्रधानमंत्री और बीजापुर का तराफदार यानी गवर्नर नियुक्त किया गया। सुल्तान निजामुद्दीन अहमद तृतीय के अल्प आयु काल में महमूद गावा उन 2 मंत्रियों में से था जिन्होंने नरगिस बेग के निर्देश में शासन का संचालन किया। नेक्स्ट पॉइंट है, सुल्तान मोहम्मद शाह तृतीय के शासनकाल में लगभग 24 वर्ष तक महमूद गावा इस साम्राज्य का वास्तविक शासक रहा। उसके निर्देशों में बाहमनी साम्राज्य अभूतपूर्व रूप से शक्ति और समृद्धि के चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया। महमूद गावा ने अपने प्रधानमंत्रित्व काल के अंतिम वर्ष में पश्चिमी समुद्र तट की ओर गोवा और कोंकण प्रदेश को विजित करके बाहमनी साम्राज्य में शामिल कर लिया और कृष्ण गोदावरी को विजित करते हुए बाहमनी साम्राज्य के पूर्वी समुद्र की ओर विस्तार किया। महमूद गावा के नेतृत्व में सेना ने कांची तक विजयनगर साम्राज्य के प्रदेश पर आक्रमण किया। प्रादेशिक विस्तार के अतिरिक्त महमूद गावा ने प्रशासकीय सुधारों के द्वारा बाहमनी साम्राज्य को शक्तिशाली बनाया। बाहमनी सुल्तान मोहम्मद शाह मूर्ख और अयोग्य था, जिसने महमूद गावा के विद्रोहियों के उकसाने पर राजद्रोह के कोपल कल्पित आरोप पर उसे मृत्यु दंड दे दिया। इस दुखद स्थिति के कारण दक्कनियों और अफाकियों के मध्य पूरा वैमनस्य स्पष्ट रूप से दिखा। दक्षिण में काफी पहले से स्थायी रूप से बसने वाले पुराने अप्रवासी दक्कनी कहलाए, जिनमें कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने हिंदू धर्म त्याग कर इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था। इमाद शाही और निजाम शाही राजवंशों के संस्थापक हिंदू से इस्लाम धर्म स्वीकार करने वाले दक्कनी लोग थे। भारत में समृद्धि की तलाश में विभिन्न पश्चिम एशियाई देशों से आए नवागंतुक विदेशी अफाफी या परदेसी कहलाए। जो अफाफी ईरान, तुर्की, मध्य एशिया, अफगानिस्तान और अन्य अरब देशों से मुख्यतः सैनिक या व्यापारियों के रूप में दक्कन में आए और कालांतर में उनमें से अनेक बाहमनी शासन तंत्र की ओर आकर्षित हुए। उनमें से अनेक अफाफी उच्च राजनीतिक पदों पर पहुंचे और उन्होंने सामाजिक प्रतिष्ठा भी अर्जित की। अलाउद्दीन मुजाहिद शाह को ईरानी और तुर्की सैनिकों के प्रति विशेष लगाव था। उसने सेना में नियुक्ति के मामले में इन अफाफियों को प्राथमिकता दी। सुल्तान अहमद शाह प्रथम ने ईरान, इराक और अरब देशों में से आने वाले मुस्लिम विद्वानों को भी संरक्षण प्रदान किया। भौतिक स्वार्थों को लेकर जो टकराव प्रारंभ हुआ वह धार्मिक मतभेदों के कारण और अधिक उग्र हो गया। अधिकांश दक्कनी और अबिसिनियाई लोग सुन्नी थे, जबकि अधिकांश परदेसी या अफाफी शिया थे। अहमद शाह प्रथम के शासनकाल में गुजरात की सेना ने लगातार 3 बार बहमनी सेना को पराजित किया। प्रधानमंत्री महमूद गावा, जो एक परदेसी था, ने पराजय और अपमान के लिए दक्कनियों की कायरता और विश्वासघात को उत्तरदायी ठहराया, जबकि दक्कनियों ने इसके जवाब में प्रधानमंत्री महमूद गावा की अयोग्यता को पूर्वोक्त पराजय का कारण बताया और इसका संपूर्ण दोष उसके सिर पर आरोपित किया। इस स्थिति में सुल्तान अहमद शाह द्वितीय ने दक्कनियों को सत्तारूढ़ करना प्रारंभ किया। उसी के शासनकाल में सैकड़ों अफाकियों की सुल्तान की अनुमति से चाकन में हत्या कर दी गई, जिसके कारण दोनों गुटों के बीच कटुता और वैमनस्य पहले की तुलना में अधिक ज्यादा बढ़ गया, जिसका चरमोत्कर्ष महमूद गावा के दुखद प्राण दंड के रूप में सामने आया। महमूद गावा को प्राण दंड देने के 1 वर्ष के भीतर ही सुल्तान मोहम्मद शाह तृतीय की मृत्यु हो गई। तदुपरांत उनका
अल्प आयु पुत्र शिहाबुद्दीन महमूद शाह राजगद्दी का उत्तराधिकारी हुआ। इस काल में दक्कनियों और परदेशियों के मध्य संघर्ष निर्बाध गति से चलता रहा, जिसके कारण संपूर्ण शासन तंत्र पंगु हो गया। संघर्ष के इस दौर में दक्कनियों ने 1487 ईस्वी में सुल्तान की हत्या करने का एक असफल षड्यंत्र रचा। बाहमनी साम्राज्य के विघटन की प्रक्रिया उस समय तेज हो गई जब कासिम बरीद नामक एक परदेसी को वजीर नियुक्त किया गया, जो शीघ्र साम्राज्य का वास्तविक शासक बन बैठा। प्रांतीय तराफदारों यानी गवर्नरों ने उसकी सत्ता को मानने से इनकार कर दिया। सुल्तान शिहाबुद्दीन महमूद शाह द्वारा कासिम बरीद को वजीर या प्रधानमंत्री नियुक्त करने के बाद बाहमनी साम्राज्य का विघटन हो गया और उसके स्थान पर 5 स्वतंत्र बाहमनी उत्तराधिकारी राज्यों या राजवंशों का उदय हुआ, जो है बीदर का बरीद शाह, बरार का इमाद शाही, अहमदनगर का निजाम शाही और बीजापुर का आदिल शाही और 5वां है गोलकुंडा कुतुब शाही। तो यहाँ पर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसका जो क्वेश्चन नेट और पीजीटी में बनता है, ये रहा, ये जो बनता है मैचिंग के लिए अक्सर आता है बीदर का बरीद शाही, बरार का इमाद शाही और अहमदनगर का निजाम शाही और बीजापुर का आदिल शाही, गोलकुंडा का कुतुब शाही। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। बीदर के बरीद शाही साम्राज्य का संस्थापक कासिम बरीद था। बाहमनियों के प्रधानमंत्री के रूप में उसने बीदर पर बलात्तु अधिकार कर लिया और प्रारंभ में बाहमनी सुल्तान को अपनी कठपुतली बनाया और बाद में उसे बंदी बना लिया। 1504 ईस्वी में कासिम बरीद की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अमीर बरीद उसका उत्तराधिकारी बना। बाहमनी राजतंत्र अब तक इतना शक्तिहीन हो चुका था कि अंतिम 4 अकर्मण्य बाहमनी सुल्तानों के शासनकाल में अमीर बरीद सुल्तान को गद्दी पर बैठाता और हटाता रहा। बरीद की स्थिति इतनी असहाय हो गई कि अंतिम बरीद सुल्तान कलीम उल्लाह को 1528 ईस्वी में अपनी राजधानी बीदर छोड़कर भागना पड़ा, जिससे वजीर अमीर बरीद के रास्ते में कोई बाधा शेष नहीं रह गई। उसने इस स्थिति का लाभ उठाकर स्वयं को स्वतंत्र सुल्तान घोषित कर दिया। 1542 में अमीर बरीद की मृत्यु हो गई और उसके बाद उसका पुत्र अली बरीद शाह उत्तराधिकारी हुआ। अली बरीद शाह एक महान कला प्रेमी और विद्वान व्यक्ति था। कृष्ण के युद्ध में उसने मित्र राज्य की सेनाओं के वाम भाग का नेतृत्व करके विजयनगर को पराजित करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 1779 में अली बरीद की मृत्यु हो गई और बरीद में उसके मकबरे की भव्य स्मारक के रूप में गणना की जाती है। अली बरीद शाह का उत्तराधिकारी उसका पुत्र इब्राहिम था। इब्राहिम के उपरांत अनेक शक्तिहीन बरीद शाही शासक गद्दी पर बैठे, जिनकी शक्तिहीनता का लाभ उठाकर बीजापुर के आदिल शाह सुल्तान इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ने बरीद पर आक्रमण कर दिया और 1619 में उसने बीदर के राज्य को बीजापुर में शामिल कर लिया। इस बाहमनी उत्तराधिकारी के राज्य का जीवन काल सबसे कम रहा। बरार की 2 राजधानियां थी, एक तो एलीचपुर, दूसरा गाविलगढ़। ये भी इम्पोर्टेंट है, इस पर भी काफ़ी क्वेश्चन बनता है। बरार की 2 राजधानियां एलीचपुर और गाविलगढ़ मालवा, खानदेश और दक्कन के मध्य में स्थित होने के कारण सामरिक दृष्टि से बरार का बहुत महत्वपूर्ण स्थान था।
इस राजवंश का संस्थापक फतेह उल्लाह खां इमादुल मुल्क तथा जो मूलतः विजयनगर साम्राज्य का रहने वाला एक ब्राह्मण था, जिसने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था तथा महमूद गावा ने उसे गवीड़गढ़ का तरफदार यानी गवर्नर नियुक्त किया था। फतेह उल्लाह खां ने शीघ्र ही बरार के पूर्व भाग को अपने राज्य में शामिल कर लिया और इस प्रकार कपास उत्पादक काली मिट्टी वाला संपूर्ण राज्य बरार के राज्य का अंग बन गया। फतेह उल्लाह खां ने औपचारिक रूप से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा नहीं की थी तथा बीदर के साथ राजनीतिक संपर्कों के टूट जाने के बावजूद भी वह सदैव बहमनी सुल्तान के प्रति सम्मान व्यक्त करता रहा। 1504 ईस्वी में फतेह उल्लाह खां की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अलाउद्दीन इमाद शाह की उपाधि धारण करके गद्दी पर आसीन हुआ। तो आगे की स्टडी फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे और इसके 2 ही पार्ट, बहमनी साम्राज्य के 2 पार्ट्स ही आएंगे। ये फर्स्ट पार्ट है और अगले पार्ट में ये टॉपिक हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हम आ गए हैं डिस्क्रिप्टिव स्टडी की प्लेलिस्ट में और ये मैं आपको दिखा देती हूँ। इसमें कुल 45 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर लिंक दिया गया है और लिखा हुआ है हिस्ट्री डिस्क्रिप्टिव स्टडी के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो लिंक के माध्यम से आप सभी वीडियोस ये देख सकते हैं। और इस समय हम जो सल्तनतकालीन स्टडी है वो कंप्लीट करके बहमनी साम्राज्य तक आ चुके हैं। तो ये कंटिन्यू स्टडी हो रही है और टॉपिक वाइज हम स्टडी कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आप ओल्ड पेपर देखना चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल है, वो मैं दिखा देती हूँ। तो यहाँ है ओल्ड पेपर, ये है एंड ये यूजीसी नेट का जो फर्स्ट पेपर है वो है। फिर टीजीटी पीजीटी के ओल्ड पेपर अवेलेबल हैं और ये जो आप देख रहे हैं प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास, ये नेट के ओल्ड पेपर हैं लेकिन हिस्ट्री के हैं। फिर टीचिंग रिक्रूटमेंट जो कि कभी कभी मैं प्रोवाइड करती हूँ। फिर इतिहास से अगर नेट की आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे 105 वीडियोस अवेलेबल हैं। फिर आप तरह तरह के वीडियोस देखने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाकर ज़रूर चेक करें। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा और वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह का वीडियो जब भी अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आसानी से आपको मिल सके। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय बाय।